Assalamu alaikum viewers. I'm here to teach you English. Today's discussion topic is punctuation. This is third lecture of punctuation. Previous जो दो वीडियोस हैं लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 उसमें हमने फ्यू पंक्चुएशन मार्क डिस्कस किए थे। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैपिटलाइजेशन जिसका टाइटल है लेक्चर नंबर 1 एंड देन सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, अपोस्ट्रोफी और साथ साथ उन सब की क्विज़ अटैम्प्ट की। क्विज़ इसलिए थी कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, फॉर योर प्रैक्टिस क्विज़ इज़ गिवन। तो जो हमारे रिमेनिंग जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम कौन सा पंक्चुएशन मार्क डिस्कस करने जा रहे हैं? कोमा। आज का जो हमारा फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क है वो है कोमा। कोमा कहाँ यूज़ होता है? वेरी 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 इजी। कोमा चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। कोमा फुली चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कोमा जो है वो किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को फुली चेंज कर देता है। यहाँ पे एक सेंटेंस देखें, ये लिखा हुआ है रुको मत, आगे कोमा है और फिर लिखा हुआ है जाओ। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? रुको मत जाओ। लेकिन अगर हम कोमा उठाकर रुको के बाद लगा दें तो फिर कैसे पढ़ेंगे? रुको मत जाओ। मतलब कि बिल्कुल मीनिंग ही चेंज हो गए हैं एक सेंटेंस के। ये मुख्तलिफ फ्रेजेस के दरमियान लगाते हैं, मतलब आप कोई बात कह रहे हैं और थोड़ी थोड़ी स्पेस या कोई डिफरेंट बात आप कर रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं इफ़ यू वर्क हार्ड, कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, डू योर होमवर्क रेगुलरली एंड बी परसिस्टेंट, यू विल सक्सीड। ओके। और उसके बाद अगर हमारे पास कोई लिस्ट हो वर्ड्स की तो उनके सेंटर में जैसे आई हैव अ पेन, पेंसिल, बुक, शॉर्पनर, नोटबुक, इरेजर, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को जब हम सेपरेट करते हैं तब हम अंदर कोमा लगाते हैं। और जब हम ये लिस्ट बना रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आई हैव अ पेन, अ पेंसिल, अ बुक, अ नोटबुक, अ इरेजर, लेकिन जब हमने लास्ट वर्ड कहना है जैसे पेंसिल, पेन, इरेजर एंड अ नोटबुक, मतलब हमने एंड के बाद कोमा नहीं लगाना। और अगर हमने इफ़, बिकॉज, व्हेन और एज वाली क्लासेस यूज़ करनी हो तो उनके बाद भी कोमा नहीं लगता। जैसे यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, तो इसमें हम कोमा नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे बोलें इफ़ यू वर्क हार्ड तो फिर कोमा लगाएंगे और फिर लिखेंगे यू विल पास। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। और तारफ़ी अल्फाज जो होते हैं उनके साथ भी कोमा लगता है। जैसे यहाँ पे कुछ लिस्ट आपको दी गई है वर्ड्स की, इन्हें आपने याद करना है। गॉट इट? और एप्लीकेशंस और लेटर्स में जब हम लिखते हैं माय डियर सन, माय डियर फादर, माय डियर ब्रदर, डियर फ्रेंड, डियर सर, तो उसके बाद भी कोमा लगता है। जैसे हम लिखते हैं योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर अफेक्शनेटली, इन सब के बाद भी कोमा लगता है। और जब किसी को हमने मुखातिब किया यानी जिस किसी को बुलाने के लिए, तो तब भी हम कोमा यूज़ करेंगे। जैसे असलम, बी अटेंटिव, आयज़ा, बी केयरफुल। गॉट इट? तो जी, दिस इज़ ऑल अबाउट कोमा। आगे क्विज है, आपने उसे अटैम्प्ट करना है। देन विल मूव टूवर्ड्स कॉलन। किसी चीज़ को जब हमने डिटेल देनी हो तब हम कॉलन यूज़ करते हैं। जैसे अली हैज़ 3 सिस्टर्स, आगे हमने उसकी सिस्टर्स के नेम भी बताने हैं, कौन कौन सी उसकी सिस्टर्स हैं। तो फिर हम अली हैज़ 3 सिस्टर्स के बाद हम कॉलन लगाएंगे। देन हम लिखेंगे जो उनकी सिस्टर्स के नेम हैं। उसके बाद हम लिखेंगे द रूम कंटेन्स 4 थिंग्स, कमरे में 4 चीज़ें हैं। फिर आगे हमने उन चीज़ों की डिटेल भी देनी है, तो फिर इसलिए हम कॉलन यूज़ करेंगे। जब हम डायलॉग्स लिखते हैं तो जो बात कर रहा होता है यानी जो सब्जेक्ट होता है, जैसे ब्रदर, सिस्टर, मदर या ही, शी, जो भी बात कर रहा होता है उसको सेंटेंसेस सेपरेट करने के लिए हम कॉलन यूज़ करते हैं। टाइम के सेंटर में हम कॉलन यूज़ करते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश में है वो थोड़ा सिस्टम चेंज है, वहाँ पे वो फुल स्टॉप मार्क करते हैं। और इन मैथमेटिक्स जब हमने रेशो वाला कोई क्वेश्चन करना होता है तो उसमें भी हम कॉलन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्विज। इसे आपने अकॉर्डिंग टू कॉलन रूल्स सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट है हाइफन। हाइफन इज़ वेरी सिंपल।
ये ऐसे वर्ड्स के सेंटर में लगता है जिन्हें हम मिलाकर एक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे हार्ड हार्टेड, स्नो माउंटेन। और जब दो लफ्ज़ों के दरमियान प्रेपोजिशन हो और हमने उन तीनों को मिलाकर एक कंपाउंड बनाना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम तीनों को आपस में मिलने से बचाने के लिए, यानी कि उन सबको सेपरेट करने के लिए उनके दरमियान में हाइफन लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मदर इन लॉ, ब्राइड टू बी। जब एक वॉवल हो और नेक्स्ट आने वाला वर्ड भी वॉवल हो, मतलब कि वॉवल से शुरू हो रहा हो, तो दोनों के दरमियान में हम क्या लगाएंगे, हाइफन। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोऑपरेशन, जैसे को है और आगे फिर से वॉवल से वर्ड स्टार्ट हो रहा है। और जब हम एक लाइन लिख रहे हों और लास्ट पे इतनी स्पेस हो कि हाफ वर्ड ऊपर वाली लाइन में आ रहा है और हाफ वर्ड हम नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हैं, तो उन दोनों के दरमियान में भी फिर हम हाइफन लगा देते हैं, ताकि पता चल जाए कि ये जो लाइन एंडेड लाइन है हमारी, ये वाला वर्ड अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये नीचे वाली लाइन में जाकर कंप्लीट होगा। ड्यूरेशन जो होती है, यानी हम कहते हैं कि इस वक्त से लेकर उस वक्त तक, या इस इतनी चीज़ों से उतनी चीज़ों, मतलब कि अगर हम कहते हैं कि 6,000 से लेकर 80,000 तक, तो हम 60 और 80 के दरमियान में हाइफन लगा देंगे। जैसे हम कहते हैं 1200 से 1400, तो उसके दरमियान में हम हाइफन लगा देते हैं। और उसके बाद ये जो काउंटिंग में हम लिखते हैं 21 से लेकर 99 तक, हर जो कंपाउंड नंबर है उसके दरमियान में हम हाइफन लगाते हैं, जैसे 21, 22, 23, 62, 63, इस तरह। वेरी सिंपल, हाइफन भी वेरी सिंपल था। तो आगे आ गया हाइफन की क्विज, इसे आपने अकॉर्डिंग टू हाइफन रूल्स सॉल्व करना है। नेक्स्ट है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट को भी कहते हैं, जिसे हम गोल ब्रैकेट भी कहते हैं उर्दू में, इसे कहते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस हम तब लगाते हैं जब भी हम किसी चीज़ को ब्रैकेट्स में लिखते हैं, यानी पैरेंथेसिस में लिखते हैं, राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ फ़िक्रे की जो है ना सेंटेंस, उसका हिस्सा नहीं है और ना ही सेंटेंस में उसकी कोई ज़रूरत थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए हमने इसको लगा के अंदर एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो पुट की है। अगर हम ये ब्रैकेट वाली चीज़ हटा भी देंगे, मतलब उसे रिमूव भी कर देंगे ना, तो जो सेंटेंस है, जो लाइन है, उसकी मायने या उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई अर्न 80,000 रुपीज़ अ मंथ। अब हमने ब्रैकेट में रुपीज़ 8,000 भी लिख दिया, तो अगर हम ये ना भी लिखें तो सेंटेंस के मीनिंग वही रहेंगे, सिर्फ ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। गॉट इट? ब्रैकेट को हम इनफॉर्मल अंदाज में जो है ना वो लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मल या ऑफिशियल तहरीर जब हमने करनी होती है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल अच्छा नहीं समझा जाता। जब हमने किसी तादाद को गिनवाना हो या उसकी कोई फहरिस्त बनानी हो, तब हम पैरेंथेसिस पुट करते हैं, यानी राउंड ब्रैकेट पुट करते हैं। जैसे आई हैव 3 फ्रूट्स, नंबर 1 मैंगो, नंबर 2 डेट्स, नंबर 3 ग्रेप्स। गॉट इट? तो राउंड ब्रैकेट का सिर्फ इतना ही है कि इसे हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोड करने के लिए यूज़ करते हैं। एज सच इसका इतना कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है और इनफॉर्मल इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन फॉर्मल और ऑफिशियल यूज़ इसका इतना कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है ब्रैकेट। ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट, दोनों का जो यूज़ है वो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे हम उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोड करते हैं, ब्रैकेट्स भी बिल्कुल सेम यूज़ है। ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस का बिल्कुल सेम यूज़ है, जैसे कर्ली ब्रैकेट हो गई, राउंड ब्रैकेट हो गई, इन सब का यूज़ सेम ही है। तो आगे नेक्स्ट क्विज़ है, आपने इसे अकॉर्डिंग टू पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स सॉल्व करना है। तो दैट्स ऑल अबाउट पंक्चुएशन। जो 3 लेक्चर्स हमने स्पेंड किए पंक्चुएशन पे, वो स्पेंड करने का मेन पर्पज़ यही था कि आपको बेसिक्स पता हो पंक्चुएशन की। वैसे तो ये 5 मार्क्स के आने हैं। 5 मार्क्स के लिए आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा और उसे आपने पंक्चुएशन के रूल्स के अकॉर्डिंग अटैम्प्ट करना है। लेकिन अगर आपने बेसिक्स ही नहीं पढ़े हुए और रट्टे लगाए हुए हैं कि यहाँ कोमा आ गया, यहाँ ब्रैकेट आ गया, जब आपको रीज़न ही नहीं पता कि यहाँ कोमा क्यों आया है, यहाँ ब्रैकेट क्यों आई है, तो तब तक आप उसे इतने अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ये बेसिक्स आप याद कर लें, देन कोई भी पैराग्राफ आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो
पंक्चुएशन के रूल्स यहीं तक थे। बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिए।